चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 10B। ठीक है, अभ्यास 10B को हल करने से पहले ना हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे ना कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना 360 अंश। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग को ना देखिए अगर कोई चतुर्भुज है, ठीक है, उसका अंतःकोण ना 180 अंश से कम रहेगा तो उसे बोलते हैं उत्तल चतुर्भुज। ठीक है, अगर वहीं हम लोग का कोई कोण ना 180 अंश से देखिए यहाँ पर अधिक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर इसके सीध में यहाँ तक रहता तो 180 रहता, लेकिन 180 अंश से यहाँ पर अधिक हो गया है। ठीक है कोण, तो इसको कहते हैं अवतल चतुर्भुज। ठीक है, 180 अंश से कम अंश के कोण वाले को चतुर्भुज को बोलेंगे उत्तल चतुर्भुज, और 180 अंश से अधिक कोई कोण हो गया 180 अंश से अधिक तो उसे बोल देंगे अवतल चतुर्भुज। चलिए हम लोग अभ्यास 10B पे आ जाते हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं अभ्यास 10B पे। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश है तथा शेष 3 अंतःकोण बराबर है, शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना कि कोई चतुर्भुज है, उसका एक कोण है 60 अंश का दिया हुआ है। अच्छा, जो शेष तीनों कोण बच रहे हैं ना वो तीनों आपस में बराबर है, तो हम लोग को तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग हल लिख देते हैं। हम लोग पहले प्रश्न करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग एक पहले चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए तो हमने इस तरह से एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, चलिए हम लोग नामकरण कर देते हैं। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर शीर्ष B है और यहाँ पे C है, यहाँ पर D है। ठीक है, अब इसमें से हम लोग को दिया था ना कि शेष तीनों कोण बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर ABC यहाँ पर का जो कोण है हम लोग तीनों का सेम करना है ना, तीन को। तो चलिए इसको हम लोग मान लेंगे कि यह x अंश का है। ठीक है, और यहाँ पर जो D बना है हमें दिया हुआ है कि 60 अंश का कोण। तो चलिए हम इस बात को लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, हमें जैसे दिया हुआ है प्रश्नानुसार। ठीक है, हम यहाँ पर कोण D मान लेते हैं कि कोण D कितना है 60 अंश का। एक कोण हम लोग को 60 अंश का दिया था, और जो शेष तीनों कोण है ना वो तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, शेष तीन अंतःकोण आपस में बराबर है, तो हम लोग मान लेते हैं कि कोण A है, जो कोण यहाँ पर A बन रहा है। ठीक है, कोण B बराबर कोण B है और बराबर कोण C है। ठीक है, यह तीनों कोण आपस में बराबर है। हम लोग इसका तीनों का कोण मान लेते हैं, एक ही मान लेते हैं कि तीनों क्या है x के बराबर है। ठीक है, हम लोग x का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना 360 अंश होता है। ठीक है, तब यहाँ पे जितने सारे कोण हैं, है ना, मतलब जितने यहाँ पे 4 कोण हैं, इन चारों कोणों का योग कितना होगा 360 अंश होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना हम लोग का होगा 360 अंश। परंतु हम लोग को यहाँ पर जो दिया हुआ है उसका हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। देखिए ABC तीनों कोण x के बराबर है ना, क्योंकि x अंश से भी आ जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी x का वैल्यू प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिख देते हैं x प्लस x। ठीक है, और कोण जो D हम लोग का दिया है वो 60 अंश, एक कोण हमको दिया था कि 60 अंश का भी है, तो यहाँ बराबर 360। चलिए यहाँ पर ना अब हम लोग देखिए x 3 बार है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो यह 3x हो गया प्लस 60 है, 60 अंश है, और यहाँ पे 360 अंश है बराबर के उधर, है ना। तो चलिए हम लोग प्लस 60 को उधर भेज देंगे बराबर के उधर, तो यह ऋणात्मक हो जाएगा 3x, यहाँ पर हो जाएगा 360 अंश और ऋण कितना 60 अंश। ठीक है, तो देखिए 3x का हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा 360 में से 60 आप घटा देंगे तो आपका सिर्फ 300 अंश आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 गुणा में ना, तो इधर हम लोग भेज देंगे भागा में चला जाएगा, x बराबर 300 बटा कितना 3 आ जाएगा। 3 से यहाँ पर हम लोग इसको विभाजित कर देंगे, 3 का मान 3 और 3 का इसमें देंगे तो यहाँ पे अंश में हम लोग का 100 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग विभाजित करें 3 का मान 3 तो यहाँ पे 00 भी 100 बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x का वैल्यू हम लोग का कितना 100 अंश निकल गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इतने भी कोण है ना सब हम लोग का कितना 100 अंश का है। यहाँ पे 100 अंश, यहाँ पर भी 100 अंश, यहाँ पर भी 100 अंश, है ना। देखिए तभी आप लोग जोड़ेंगे ना 100 100 100 300 हो जाएगा और 60 360 अंश हो जाएगा, है ना। चतुर्भुज के अंतःकोणों का यह कितना 360 अंश हो जाएगा। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः चतुर्भुज के शेष तीनों कोण क्रमशः कितना 100 अंश 100 अंश 100 अंश है। ठीक है,
देखिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना कि बोल दिया था कि एक कोण उसमें 60 अंश का है, जो भी आपका चतुर्भुज है उसमें एक कोण 60 अंश का है, बाकी तीनों सेम है ना, जो शेष तीनों अंतःकोण है वो बराबर है। तो हम लोगों ने मान लिया कि इस तरह से हमने कोण डी को ये मान लिया, एक चतुर्भुज बनाया उसमें मान लिया कोण डी हम लोग का 60 अंश है, और बाकी शेष जो ए बी सी ए तीनों कोण बराबर है, हम लोगों ने इसको यक्स के बराबर मान लिया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, हम लोग चारों कोणों को जोड़ेंगे तो वह 360 अंश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चारों कोणों को जोड़ दिए तो यहाँ पे 3 तो यक्स ही हो जाएगा, है ना, ए बी सी, यहाँ पे जो 3 कोण यक्स हो गए, और एक हमने 60 अंश को जोड़ा, बाकी इसको हम लोगों ने हल कर लिया तो यक्स का वैल्यू 100 अंश निकल कर आया। अतः चतुर्भुज के शेष तीनों कोण कितने हो गए, 100 अंश के हो गए। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है, किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश और 120 अंश है, शेष दो कोण समान है, शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को, और इसमें हमें दिया हुआ है ना कि एक कोण हमें दिया हुआ है 60 अंश, एक दूसरा दिया हुआ है कि 120 अंश, और जो शेष दोनों कोण है ना वो आपस में बराबर है। चलिए तो पहले हम लोग यहाँ पे चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए तो हम लोगों ने इस तरह से चतुर्भुज बना लिया। चलिए नामकरण हम कर देते हैं, मान लेते हैं या ए बी सी डी है। ठीक है, इस तरह से हम नामकरण कर दिया। चलिए दो कोण आपस में बराबर है, मान लेंगे कि हम लोग को यह वाला कोण दोनों बराबर है, इसको हम लोग यक्स और यक्स मान लेंगे। और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पे जो कोण सी हम लोग को दिया हुआ है वो हम लोग को मान लेते हैं कि यहाँ पर 120 अंश का है। ठीक है, और यहाँ पे जो डी वाला कोण है वह 60 अंश का है ना, दो कोण हमने एक 60 अंश और एक 120 अंश बना लिया, शेष दोनों आपस में बराबर थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार, जैसे हमें दिया हुआ है प्रश्नानुसार उससे के अनुरूप हमने एक चतुर्भुज बना लिया। और यहाँ पर हम चलिए लिख देते हैं कि कोण डी को मान लिया कितना, यही इसी कोण को हमने मान लिया 60 अंश, और कोण सी को कितना, यह 120 अंश हो गया। ठीक है, और चलिए और यहाँ पर शेष दोनों कोण आपस में बराबर थे, तो जो कोण ए होगा वही कोण बी होगा। ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी, और दोनों को हम लोगों ने मान लिया यक्स अंश। ठीक है, चलिए तो यक्स का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के, यहाँ पर लिख देंगे चतुर्भुज रहेगा, चतुर्भुज के अंतः कोणों का आयु कितना, 360 अंश होता है। अतः या तब लिख देंगे, तब क्या हो जाएगा, हम लोग चारों कोणों को पहले एक बार जोड़ लें, कोण ए, ठीक है, प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना, यहाँ पर जिन जिन शीर्षों पर कोण बन रहा है उनका हम यहाँ बात करें। जैसे कोण ए पर मतलब यहाँ पर इस शीर्ष पर यहाँ पर क्या कोण बन रहा है, अंतःकोण, यहाँ पर बी पर सी पर, सबको हमने लिख लिया, और सबका योग कितना 360 अंश हो जाएगा। तो चलिए जो ए और बी कोण है ना, यह दोनों आपस में बराबर है, जो कि हम लोगों ने यक्स मान लिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यक्स प्लस यक्स लिख देते हैं, और देखिए सी का हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है 120 अंश। ठीक है, मतलब शेष दोनों कोणों का हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे 60 अंश। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा 360 अंश। ठीक है, यहाँ पे यक्स में यक्स जोड़ देंगे तो यहाँ पर हम लोग का 2 यक्स हो जाएगा, और दोनों राशि धनात्मक है, दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए 60 में हम लोग यहाँ पर 60 में 120 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 70 80 180 अंश आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना 360, तो यहाँ पे 2 यक्स हो गया, यहाँ पे प्लस में 180 है, बराबर के उधर हम लोग भेज देंगे, वहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे 360 अंश में से 180 अंश घट जाएगा, तो 2 यक्स बराबर कितना, यहाँ पे 360 अंश में से 180 अंश घटा देंगे तो आपको 180 अंश ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 गुणा में तो बराबर के उधर भागा में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 2 में भाग देंगे ना, 2 से यहाँ पे 2 9 18 90 आ जाएगा आपका। तो जो हम लोग का शेष दोनों कोणों का वैल्यू है वो 90 अंश से निकल कर आया। ठीक है, यहाँ पे 90, और यहाँ पर भी ये भी आया हम लोग का 90 अंश। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 360 अंश आना चाहिए। तो देखिए 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों कोणों को जोड़ रहे हैं तो 180 अंश आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे 120 और प्लस 60, ये भी 180 अंश, 180 प्लस 180 कितना 360 अंश ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोगों ने सही किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, अतः चतुर्भुज रहेगा यहाँ पे, चतुर्भुज के शेष दोनों कोण क्रमशः 90 अंश है, 90 अंश कामा 90 अंश है। ठीक है, इस तरह से हमें प्रश्न दिया था कि कोई चतुर्भुज है, दो कोण हम लोग को एक दे दिया था 60 अंश दे दिया था, और एक 120 अंश दे दिया था। तो हम लोग ने इस तरह एक चतुर्भुज बना लिया है ना, और यहाँ पर दो कोणों का हमने नामकरण कर दिया कि यहाँ पे 60 अंश है, यहाँ पे 120 अंश है, और यहाँ पर बोला था कि शेष जो दो कोण है वो बराबर है, तो यहाँ पे हमने एक्स मान लिया, या भी एक्स मान लिया है ना दोनों कोणों को। तो इस तरह प्रश्नानुसार हमने लिख दिया कोण डी 60 अंश है, हमने बना दिया यहाँ पे चतुर्भुज, और यहाँ पे नामकरण कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कोण सी पर हमने बता दिया कि 120 अंश का बन रहा है, तो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा, क्योंकि शेष दोनों कोण आपस में बराबर थे, और हमने मान लिया कि बराबर एक्स के हैं, दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, बाकी हम लोग
लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है, तो हम लोग सभी कोणों को जोड़ेंगे, चारों कोणों को, तो 360 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों बराबर थे, जो कि x अंश थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों को x मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो शेष दोनों कोण का योग दिया था 60 + 120, तो हमने इसको लिख लिया। बाकी यहाँ पर इसको जो प्लस में था इन दोनों को जोड़ा, फिर ये प्लस में हुआ तो उधर बराबर उधर ने ऋणात्मक में भेज दिया और घट गया तो 180 अंश आ गया। यहाँ पे 2 गुणा में था, भागा में भेज दिया, जो कि x का वैल्यू हम लोग का 90 अंश आया। अतः चतुर्भुज के शेष दोनों कोणों का मान हम लोग का कितना आ गया, 90 अंश। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब चतुर्भुज का अंतः कोण, सभी अंतः कोण आपस में बराबर है, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरा वाले को, ठीक है। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए तो इस तरह से हमने एक चतुर्भुज बना दिया, नामकरण कर देते हैं ABCD, ठीक है। इस तरह से हमने नामकरण कर दिया है, ठीक है। और चलिए यहाँ पर जो कोण बनाया है सबका कोण आपस में बराबर है ना। तो हम लोग मान लेंगे कि AB x अंश का है, ABX या ABX है ना, चारों कोण आपस में बराबर है, अंतः कोण, ठीक है। चलिए हम लोग को जैसे प्रश्नानुसार दिया है वैसे हम लोग लिख देते हैं। प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है कोण A बराबर कितना, कोण B, ठीक है, बराबर कोण C बराबर कोण D, और हम लोग इसको मान लिया कितना, x अंश, ठीक है। इसी का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर देंगे कि x क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग का योग 360 अंश होता है, ठीक है। अतः या तब लिख देंगे, ठीक है। सभी कोणों को हम लोग जोड़ लेते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D का वैल्यू 360 अंश, और यहाँ पर सबका मान बराबर है आपस में, तो x प्लस x हो जाएगा बराबर 360 अंश। और यहाँ पर हम लोग सबको जोड़ देंगे, 4 बार x है तो 4x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 360 अंश। यहाँ पर x है, यहाँ पर ये गुणा में राशि है, भागा में चली जाएगी यहाँ पे ना, तो 360 अंश हो जाएगा बटे 4, तो 4 9 36 होता है, तो 4 1 4, 4 9 36, 90 आ जाएगा, 90 अंश x का वैल्यू। अतः हम लोग लिख देंगे, अतः चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः कितना, 90 अंश है, 90 अंश हमारा 90 अंश 90 रहेगा, फिर 90 अंश है, ठीक है। और इसी तरह से देख रहे थे कि चारों कोण बराबर है, कोई चतुर्भुज है, चार कोण बनेगा और 360 अंश का है, ठीक है, सब टोटल होता है, तो इसको 4 भागों में बांट देंगे, 4 9 36, 90 अंश का निकल कर आ जाएगा, ठीक है। सबका हम लोग को वैल्यू 90 अंश निकल कर आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी ये 90 अंश है, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना, 90 अंश आ गया, ठीक है। इस तरह से हमें प्रश्न दिया था कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोण बराबर थे, तो हम लोगों ने इस तरह चतुर्भुज एक बना लिया और सबका कोण बराबर था। हमने कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर D बराबर हमने x मान लिया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, तो इन चारों कोणों को हम लोगों ने जोड़ लिया जो कि 360 अंश के बराबर होगा, और सब आपस में बराबर थे, हमने सबको x मान लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 360 अंश के बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो 4x हो गया, 4x बराबर 360 अंश। इस तरह से हमने 360 में 4 से भाग दिया, तो जो कि हम लोग का 90 अंश निकल कर आ गया। अतः चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः 90 अंश हैं सब, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है, यदि किसी चतुर्भुज के 2 अंतः कोण संपूरक हैं तो शेष 2 कोणों का योग होगा, ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथा वाले प्रश्न को। संपूरक कोण का मतलब होता है कि 2 कोणों का योग, यहाँ पर ना 180 अंश दे दिया है ना, दो कोणों का योग जब 180 अंश रहता है तो उसे संपूरक बोलते हैं, और 2 कोणों का योग यदि 90 अंश रहता है तो उसे कोटिपूरक बोलते हैं, ठीक है। तो संपूरक है तो मतलब 2 कोणों का योग 180 अंश है। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए तो इस तरह से हमने चतुर्भुज बना दिया है ना। चलिए नामकरण कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ABCD हम लोगों ने एक चतुर्भुज था जिसमें 2 कोण आपस में कोटिपूरक है, ठीक है, नहीं संपूरक है। संपूरक है मतलब 2 कोणों का योग कितना, 180 अंश है। चलिए यह इन दोनों कोणों का योग हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। कोण AB का हम लोग ज्ञात करेंगे, कोण C और इसका है ना, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कोण C और कोण D, ये इन दोनों को हम लोग मान लेंगे कि आपस में कोटिपूरक है, ठीक है। तो चलिए जैसे प्रश्नानुसार हमें दिया हो उस तरह से लिख देते हैं हम लोग। प्रश्नानुसार 2 कोण आपस में कोटिपूरक है, हम लोग इसी को मान लेते हैं ना, CD माना, कोण C तथा कोण D संपूरक है, ठीक है, संपूरक कोण है, तब क्या हो जाएगा, कोण C है ना, कोण C प्लस कोण D
बराबर कितना, कोण सी प्लस डी बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग कितना 180 अंश होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर ना देखिए हम लोग जान गए कि दो कोणों का योग कितना हो गया 180 अंश हो गया, तो इनका भी 180 अंश ही हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इन चारों कोणों का योग कितना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी है ना प्लस कोण डी बराबर कितना 360 अंश हो जाएगा। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश हो गया, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि दो कोण आपस में संपूरक कोण थे। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। ये हम लोगों ने लिखा है कोण सी प्लस कोण डी का वैल्यू कितना 180 अंश। तो चलिए हम लोग कोण ए प्लस कोण बी है ना, और इन दोनों का हम लोग वैल्यू यहाँ से रख देते हैं कितना 180 अंश। ठीक है, बराबर 360 अंश। तो ये जो राशि प्लस में है बराबर को उधर ऋणात्मक में हम लोग भेज देंगे। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना 360 में से हम लोग 180 अंश घटा देंगे। ठीक है, तब आ जाएगा कोण ए प्लस कोण बी बराबर, ये हम लोग का इसमें से घटा देंगे ना तो 18 दूना 36 होता है, तो यहीं पर हम लोग का 180 अंश आ जाएगा। ठीक है, इसमें से हम लोग घटाएंगे ना तो यहीं पर 180 अंश ही आ जाएगा। ठीक है, और यही हम लोग को पूछा था कि अगर दो कोण आपस में संपूरक कोण है तो शेष दोनों कोणों का वैल्यू कितना होगा, तो ये हम लोग का 180 अंश निकल कर आया। तो हम लोग लिख देते हैं अतः शेष, ये इन दोनों कोणों का योग ही है। ठीक है, इन दोनों कोणों का शेष, यही दो कोण बचे थे, तो इन दोनों कोणों का योग कितना 180 अंश आ गया। तो हम लोग लिख देते हैं शेष दोनों कोणों का योग 180 अंश है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था। ठीक है, और इसमें बोल दिया था कि कोई दो कोण आपस में संपूरक कोण है। ठीक है, तो किसी दो को भी ले लेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे कोण सी और डी को मान लिया है ना, प्रश्नानुसार माना कोण सी तथा डी संपूरक कोण है। ठीक है, इन्हीं दोनों को मान लिया, तो आपस में ये संपूरक कोण होंगे, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का हमने कोण सी प्लस कोण डी 180 अंश लिख लिया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, तो सब कोणों को हमने जोड़ लिया तो 360 अंश के बराबर हो गया। लेकिन कोण सी प्लस कोण डी का हम लोग वैल्यू 180 अंश यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस में था, बराबर को उधर ऋणात्मक में चला जाएगा, तो जो शेष दो कोण बच रहे थे ना, कोण ए प्लस कोण बी, इन दोनों का वैल्यू कितना 180 अंश निकल कर आ गया। ये दोनों कोण भी आपस में संपूरक ही होंगे। ठीक है, दो कोणों का योग 180 अंश रहेगा तो उसे संपूरक बोलेंगे, और दो कोणों का योग यदि 90 अंश रहेगा तो उसे कोटिपूरक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए शेष दोनों कोणों का योग कितना हम लोग का आ गया 180 अंश। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है कि एक 45 अंश के कोण बी ए सी की रचना कीजिए। इसके अंत क्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड बी ए और ए सी पर लंब पी एन और एम एन, मतलब पी एन और पी एम खींचिए। कोण एन पी एम का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को। ठीक है, तो देखिए हम लोग को पहले इस तरह से हम लोग को 45 अंश का कोण की रचना करना है ना, और देखिए यहीं पर हम लोग का रेखाखंड यही है, मतलब यहाँ पे बी ए बी और ए सी बन जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए हम लोग पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं। चलिए तो यहीं पर हम लोग ना इस तरह से एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए और इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। देखिए बिंदु ए है ना, इसी पर कोण बन रहा है, तो हम लोग यहीं पर बना देते हैं ए और इसको नामकरण कर देते हैं सी। इस तरह से हमें हमारा एक रेखाखंड हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 45 अंश का कोण बनाते हैं। चलिए तो 45 अंश का कोण की रचना करने के लिए ना इस तरह से हम लोग कोई इस तरह से चाप भर लीजिए। ठीक है, प्रकार में इस तरह से हम लोग कोई चाप भर लेंगे और इस तरह से चाप कटा दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसी चाप को उठाएंगे जो आपका जो भी रेखाखंड पे कटान बिंदु मिला है ना, वहाँ को केंद्र मानेंगे। ठीक है, और इस तरह से ऊपर की तरफ एक चाप कटाएंगे। इस तरह आप एक चाप कटा दी ना, तो यहाँ पर ए से और इस कटान बिंदु को मिला देंगे, तो हम लोग का मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 60 अंश का कोण। ठीक है, अब यहीं से हम लोग क्या करते हैं ना कि यहीं से हम लोग ऊपर की तरफ फिर एक बार चाप कटा देंगे, तो यहाँ से अगर इस कटान बिंदु को मिला देंगे तो हम लोग का हो जाता है 120 अंश का कोण। ठीक है, यहाँ पर 120 अंश का, और इन्हीं दोनों का आधा होता है 90 अंश। ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग आधा इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर ये हम लोग का हो गया 90 अंश का कोण। ठीक है, अभी हम इस 90 अंश कोण को भी आधा करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग
इसको मिला देते हैं। अब हम लोग का हो गया 90 अंश का कोण, ठीक है। लेकिन हम लोग को बनाना है 45 अंश का कोण। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए यही हम लोगों ने जो चाप लिया था ना, इस तरह से एक चाप लेंगे, इस तरह से इन दोनों रेखाओं पे जो आपको कटान बिंदु मिला है, देखिए अब पहले से हम लोग को यहाँ पर मिला हुआ है, यहाँ पर कटान बिंदु है, ठीक है। इन दोनों कटान बिंदु से इस तरह से ऊपर की तरफ चाप कटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, इस तरह ऊपर चाप कटा दीजिए, और उसी जो आपका दूसरा कटान बिंदु मिला है यहाँ पर हम लोगों ने चाप कटा दिया। तो ये एक हम लोग कटान बिंदु मिला ना, ये हम लोग का मिला 45 अंश का कोण, ठीक है। चलिए यहाँ से बिंदु ए को हम लोग इस कटान बिंदु से मिला देते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग का हो गया यहाँ 45 अंश का कोण। बाकी चलिए हम नाप के दिखाते हैं कि आपको हम लोगों ने सही किया है कि नहीं, ठीक है। इस तरह से मिलाएंगे ना, देखिए इस तरह से हम जब मिला रहे हैं इस लाइन पे इसको ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं 45 अंश होते जा रहा है, ये वाला 90 अंश का होते हुए जा रहा है हम लोग का, ठीक है। देखिए 45 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से कोई रेखाखंड खींच दीजिए, है ना, यार रेखा खींच दीजिए, किरण खींच देंगे। इस तरह से खींचने के बाद ना कोई भी आप प्रकार में चाप भरिए, इस तरह से एक कटा लीजिए, ठीक है, अर्धवृत्त बना लेंगे। अब यहाँ पे जो आपको रेखाखंड पे कटान बिंदु मिला है ना, उसी से एक बार इस तरह ऊपर कटाएंगे, है ना, इस जो परिधि आपको पहले से ही मिला हुआ है उस पर कटाएंगे। तो यहाँ पर अगर इसको यहाँ से मिला देंगे ना, बिंदु ए को यहाँ से, तो 60 अंश हो जाता है। फिर जब उसी चाप से ना आगे हमने कटा दिया तो यह मिल जाएगा 120 अंश, ठीक है। तो 120 अंश और कितना, यह 60 अंश का होता है, आधा कर देंगे तो यह होता है 90 अंश, ठीक है। तो हम लोगों ने उसी चाप से ऊपर की चाप कटा दिया, ठीक है, एक कटान बिंदु से, और दूसरे कटान बिंदु से इस तरह ऊपर की तरफ चाप कटा दिया। तो जो कटान बिंदु मिला ना ए से मिला देंगे तो ये हम लोग का 90 अंश का कोण मिल गया, ठीक है। अब इस 90 अंश के कोण को हम लोग को आधा करना था, तो हम लोग को पहले से ही मतलब यहाँ पे समान दूरी से पहले चाप कटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही कटा हुआ था, ठीक है। तो हम दोनों कटान बिंदु का इस्तेमाल कर लिया, इस तरह से ऊपर चाप कटा दिया, और यहाँ से भी, तो यह 45 अंश का कोण बनाते हुए चला गया, ठीक है। और फिर बोला है ना कि यहाँ पर कि एक बिंदु पी लीजिए, इसके अंतर क्षेत्र में बिंदु पी लीजिए। देखिए यहीं से हम लोग का 45 अंश का कोण बन रहा है, इस रेखा से और ए से और सी से, यहीं पर कोण हम लोग का 45 अंश बना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या कर देंगे ना, यहीं पर कहीं पर बिंदु पी ले लेते हैं, यहीं पर मान लेते हैं हम लोग का यह बिंदु, हम लोग का यह पी हो गया, ठीक है। पी बिंदु हमने ले लिया। यहाँ पर दिया था ना कि BAC लिखना था, तो हम लोगों ने AC तो लिख लिया है, यहीं पर बिंदु हम लोग बना देते हैं B, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हम लोग का BAC, यही कोण हो गया हम लोग का 45 अंश, और इसके अंतर क्षेत्र में हम लोगों ने यहाँ पे बिंदु P ले लिया, है ना। अब यहाँ पे ले लेंगे तो ये बाह्य क्षेत्र होगा, इस कोण के बाह्य क्षेत्र में, इधर कहीं ले रहे हैं तो ये बाह्य क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके अंतर क्षेत्र में लिया, बिंदु P ले लिया। अब P से कह रहा है ना कि यहाँ पर बिंदु P से रेखाखंड AB, तो AB यही हो जाएगा रेखाखंड, है ना, BA या AB कहें, ठीक है। और AC, इस पर, इन दोनों पर लंब PN और PM खींचिए, है ना। इस बिंदु से आप सामने वाले पर लंब जब खींचना रहता है ना, तो बिंदु P को केंद्र मानिए, ठीक है, जो भी आपका बिंदु दिया हुआ है ना, और इस तरह से जो भी आपके पास रेखा है उस पर 2 कटान बिंदु प्राप्त करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने इस तरह से कटाया ना, तो एक कटान बिंदु आपको यहाँ मिल रहा है और एक कटान बिंदु हम लोग को यहाँ पर मिला है, ठीक है। इन दोनों कटान बिंदु से ऊपर की तरफ चाप कटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं, इस तरह से हमने ऊपर की तरफ इस तरह चाप कटा दिया। और चलिए जो दूसरा कटान बिंदु मिला है ना, वहाँ से भी हम लोग चाप कटा देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखिए अब यह जो हम लोग को कटान बिंदु मिला है ना, इस बिंदु से मिला देंगे तो यही 90 अंश का कोण बनाते हुए जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको मिला देते हैं बिंदु P से, और ये हम लोग का मिला था कटान बिंदु, ठीक है। इससे हम लोगों ने मिला दिया ना, तो यह 90 अंश का कोण बनाते हुए गया। चलिए बाकी इसको आप अब नापेंगे ना आप, तो आपको मिलेगा 90 अंश का कोण, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोगों ने नापा ना, तो देख रहे हैं कि इसको इस लाइन पे मिला रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। और बाकी इस बिंदु से हम लोग को यहाँ पर भी लंब डालना है, ठीक है। और यहाँ पर जब P से इस AB पर डाल रहे हैं ना, AB पर लंब डाल रहे हैं तो PN प्राप्त होता है। तो P और यहाँ पर बिंदु जो आपको मिला है कटान बिंदु, यहाँ पे इसको बोल रहा है N। चलिए बिंदु P से ना हम लोग AC रेखाखंड पर भी लंब डाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह बिंदु P को हम लोग केंद्र बनाएंगे और रेखाखंड AC पर ना 2 हम लोग चाप कटाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 चाप कटा लेंगे, ठीक है। दोनों चाप कटाने के बाद हम लोग दोनों चाप से ऊपर की तरफ एक कोई भी चाप भरकर, है ना, इस तरह से, चलिए जो दोनों कटान बिंदु था उन कटान बिंदुओं को लेकर हम लोग इस तरह ऊपर की तरफ चाप कटा देंगे, ठीक है। और चलिए और इस कटान बिंदु दूसरे कटान बिंदु से भी हम लोग चाप कटा लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर कटान बिंदु मिला, ठीक है। कटान बिंदु को बिंदु P से हम लोग मिला देंगे। चलिए कटान बिंदु यहाँ पर हम लोग को मिला है ना, यहाँ से हम लोग बिंदु P को मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह 90 अंश का कोण बनाते हुए जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग नाप कर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सही से मिलाएंगे ना, तो यहाँ पर इस रेखा पर हमने बिल्कुल मिला दिया, देख रहे हैं कि इसी बिंदु से होते हुए जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, बिंदु P से। तो इस तरह से चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे P से हम लोग जो डाले थे ना लंब, तो इसको बोला था PM।
तो यह बिंदु हम लोग को यम मिला। ठीक है, जिस तरह से यह रचना हमें दिया हुआ था ना कि एक 45 अंश का कोण बना दीजिए। ठीक है, 45 अंश का कोण का हमने रचना कर दिया और फिर उसमें एक अंत क्षेत्र में एक बिंदु पी ले लिया। पी से हम लोग जो ए बी रेखाखंड था उस पर हम लोगों ने लंब पी एन डाल लिया और यहाँ पे जो ए सी रेखाखंड था उस पर हमने लंब पी एम डाल लिया। ठीक है, और बाकी यहाँ पर दिया था ना तो कोण यन पी एम, तो कोण यन पी एम इसी कोण की बात कर रहा है, इस कोण की। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें दो कोण ना यहाँ पे 90-90 अंश के मिल गए हैं और एक 45 अंश तो दिया हुआ था, तो यहाँ पे इस कोण को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इन तीनों कोणों को जोड़कर 360 अंश में से घटा देंगे तो ये हम लोग को कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं चतुर्भुज, क्योंकि अब यह देखिए चतुर्भुज बन गया है ना, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चतुर्भुज ए एन पी एम में। ठीक है, इसी चतुर्भुज में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम लोग का यहाँ पे कोण बिंदु ए पर कोण बन रहा है उसको हम लोग लिख देते हैं कोण ए बराबर हम लोग का 45 अंश हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो यन पे कोण बन रहा था कोण यन, ये हम लोग का 90 अंश हो गया। ठीक है, क्योंकि लंबवत है। ठीक है, लंब डालेंगे किसी आप रेखाखंड पे ना तो वह 90 अंश का कोण ही बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे 90 अंश यहाँ पे देखिए, और हम लोग को कोण पी ज्ञात करना है ना। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कोण पी हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, जो यहाँ यन पे बना है सब हम लोग अंत कोण की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो यह वाला बन गया कोण पी हम लोग को ज्ञात करना है, और यहाँ पे जो बन रहा है यम पे कोण यम पे ये हम लोग को दिया है 90 अंश। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों कोण 90 अंश और एक 45 अंश, इस कोण पी को हम लोग ज्ञात करेंगे। कोण पी का मतलब यन पी एम, इस कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग को लिख देते हैं चूँकि चतुर्भुज रहेगा, चतुर्भुज के अंत कोणों का योग 360 अंश होता है। अतः ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण यन, ठीक है, जो यहाँ पर कोण बन रहा है, जो इस कोण पर बन रहा है, ठीक है, प्लस जो कोण पी पर बन रहा है, ठीक है, प्लस जो कोण यम पे बन रहा है, इन चारों कोणों का योग कितना 360 अंश हो जाएगा। और कोण ए का वैल्यू हम लोग को 45 दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसका मान 45 अंश। ठीक है, प्लस जो यन पे बन रहा है वह 90 अंश बन रहा है, और इस कोण पी को हम लोग को ज्ञात करना है ना। और कोण यम हम लोग को दिया है कितना 90 अंश। ठीक है, बराबर 360 अंश। तो हम लोग यहाँ पे सभी कोणों को जोड़ लेते हैं, 90 प्लस 45। ठीक है, इन तीनों कोणों को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तीनों कोणों को हम लोग जोड़ेंगे ना, तो देखिए इकाई स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 हो गया। यहाँ पे अब जो हम लोग का बचा दाएं का स्थान, तो 9, 9 दूना 18, 18 में हम 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, 18 4 22 हो जाएगा। 225 अंश का कोण बना। ठीक है, 25 अंश प्लस अभी कोण पी हम लोग का बचा हुआ है बराबर 360 अंश। चलिए जो राशि इधर प्लस में बराबर को उधर हम लोग ऋणात्मक भेज देते हैं। ठीक है, तो कोण पी ही बच जाएगा। यहाँ पे 360 अंश में से हम लोग को अब घटाना है कितना 225 अंश को। ठीक है, तो चलिए कोण पी बराबर बचेगा हम लोग का, चलिए 360 में से ना हम लोग 225 अंश घटा देते हैं। देखिए इकाई के स्थान पर यहाँ पे 0 है, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पर 5 ही बचा हुआ है, 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा। दाएं के स्थान पर 5 में से यहाँ पे 2 चला गया, 3 बचा। यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग का बचा कितना है 3 है, 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, सैकड़ा के स्थान पर 135 अंश निकल कर आए। कोण पी हम लोग का है गया, यही था, यन पी एम था, इसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं कोण यन। ठीक है, और पी और यम बराबर कितना 135 अंश हम लोग का निकल कर आ गया। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना कि 45 अंश का कोण का हमें रचना करना था, तो हम लोगों ने इस तरह से कोण यहाँ पे दिया हुआ था BAC, तो हम लोगों ने BAC 45 अंश कोण की रचना कर ले। रचना करने के बाद यहाँ पे बोला था कि अंतर क्षेत्र में बिंदु P कोई ले लीजिए। P लेने के बाद जो भी यहाँ पर AB रेखाखंड है ना, और AC रेखाखंड है, इस पर लंब डालिए, लंब हमने डाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चतुर्भुज प्राप्त हो गया हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को बोला था कि कोण यन पी एम का ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस कोण का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला था, तो यहाँ पर हम लोग को एक चतुर्भुज प्राप्त हो गया था। तो यहाँ पर कोण यन हम लोग को 90 अंश हो गया था, और यहाँ पर इसको ज्ञात करना था। यहाँ पे जो यम का कोण था यहाँ पे 90 अंश था। ठीक है, ये 45 अंश चतुर्भुज बन गया था। चतुर्भुज के अंतर कोणों का हम लोगों ने लिख लिया है ना, चतुर्भुज ANPM में। अब इस चतुर्भुज की हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो बिंदु ए पे जो कोण बन रहा था ना, चतुर्भुज के अंतर कोणों की हम लोगों ने बात किया। ठीक है, तो कोण ए पर जो बना था 45 अंश, यन पर बना था 90 अंश, पी हम लोग को ज्ञात ही करना था, यम का वैल्यू 90 अंश। ठीक है, इन चारों कोणों को जोड़ दिए तो यह कितना हो जाएगा 360 अंश। और यहाँ पे 3 का हमको वैल्यू ज्ञात था कि एक 90 अंश है, एक 90 अंश है, 45 अंश है। बाकी हम लोग को जो यहाँ पे जो बच गया था यन पी एम ना, इस कोण को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया 135 अंश।
चलिए रचना ना हम एक बार और आपको बता देते हैं कि हमने किस प्रकार से किया। देखिए आपको एक हम लोग को त्रिभुज बनाना था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस तरह से एक हम लोगों ने कोई रेखाखंड ले लिया, ठीक है। और रेखाखंड का यहाँ पर नाम हमें दिया था कि यहाँ पर बिंदु ए पर ही बन रहा है आपका कोण, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बिंदु ए बना लिया और यहाँ पर बिंदु सी बना लिया, ठीक है। ए सी बना लिया। अब इसी पर हम लोग कोण बनाएंगे। देखिए अब हम लोग को बनाना है 45 अंश का कोण। तो 45 अंश का कोण बनाते हैं ना, तो पहले 60 अंश का बनाते हैं, फिर 120 अंश का, फिर उसका आधा करेंगे तो 90, और फिर 90 का आधा करेंगे तो हम लोग को 45 प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो एक बिंदु हम लोग ले लेंगे ना, तो यहाँ पर कोई बिंदु ले लीजिए और इस तरह से कोई भी चाप कटा दीजिए, ठीक है। चाप कटा देंगे। कटाने के बाद आपको एक कटान बिंदु मिलेगा। कटान बिंदु को, जो आपको रेखाखंड में कटान बिंदु मिला है ना, उसको इस तरह से ऊपर की तरफ चाप कटा लीजिए। तो यहाँ से अगर हम ए से इस कटान बिंदु को मिला देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 60 अंश का कोण। यहीं से हम लोग खींच देंगे ना इस पर, तो ये 60 अंश का कोण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को बनाना है कितना, 45 अंश का कोण ना। तो उसी चाप से, जो चाप हम लोग पहले से ही लिए हुए हैं, ठीक है, उसी से ऊपर की तरफ एक, मतलब जो यहाँ पर हम लोग कटाए हुए हैं चाप ना, यहाँ पे अधिक दूरी तक कटाएंगे ताकि 2 बार हम लोग कटाना है। अब यहाँ पर इससे हम लोग मिलाएंगे पहले वाले कटान बिंदु से ना, तो 60 अंश का कोण मिलेगा, और दूसरा वाले से मिला देंगे ना तो ये हम लोग का 120 अंश का कोण मिलेगा। और 60 और 120 का होता है आधा 90, ठीक है। मतलब यहाँ पे 60 अंश और 120 अंश को जोड़कर, है ना, हम लोग अगर भाग दे देंगे 2 से तो हम लोग का 90 अंश आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से आप ना जो कटान बिंदु 2 मिले हैं आपसे ना, यहाँ पर कोई भी चाप इस तरह ले लीजिए, ठीक है, और इस तरह से ऊपर की तरफ चाप कटाइए, ठीक है। ऊपर की तरफ इस तरह हमने चाप कटाया, और यहाँ पर जो यहाँ उसी चाप से, है ना, जो दूसरा कटान बिंदु मिला है वहाँ से भी चाप कटाइए। तो इस तरह से कटाएंगे ना, तो जो आपको कटान बिंदु मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग बिंदु ए से मिलाएंगे ना, तो यह आपका 90 अंश का कोण बनाते हुए जाएगा, ठीक है। ये 90 अंश का कोण बनाते हुए चला गया, ठीक है। ये फिलहाल 90 अंश है। अब इस कोण को आपको आधा करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ना कि यहाँ पे बिंदु ए को केंद्र मानेंगे और इस तरह से 2 आप चाप कटाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस रेखा पर भी, है ना, जिन 2 रेखाओं के बीच में कोण बना है, ठीक है, उन दोनों पर एक चाप कटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पहले से एक चाप कटा हुआ है, बाकी आप चाहें तो यहाँ पर चलिए हम लोग एक और चाप कटा देते हैं ना, इस तरह से चाप कटा देंगे। और पहले से हम लोग को यहाँ पर एक चाप है तो इसी से काम हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चलिए दूसरा चाप कटा लिया, तो यहाँ पे एक कटान बिंदु मिला, एक यहाँ पे मिला। अब यहाँ पर कोई भी चाप प्रकार में अपने भरिए ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ इस तरह भर कर कटा दीजिए, ठीक है। कटा दिया हमने। चलिए उसी चाप से जो आप यहाँ पर दूसरा हम लोग का है वहाँ से कटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो कटान बिंदु मिला, अब इस कटान बिंदु को हम लोग मिला देंगे ना, तो ये हम लोग का 45 अंश का हो गया कोण, ठीक है। चलिए हम लोग इस कोण को मिला देते हैं, मतलब उस कटान बिंदु को, ठीक है। ये अब हम लोग का 45 अंश का कोण, ठीक। चलिए एक बार नाप कर हम दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए इस तरह से आप मिलाएंगे ना, हम लोग एकदम से इस रेखा पे मिला देंगे, ठीक है, अच्छे से इस रेखा पे हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है। और फिर इसको हम लोगों ने 90 अंश पे मिलाया। देखिए तो यह 45 अंश का होते हुए जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सही से मिला रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इस रेखा पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हुए गया, बाकी एक 45 अंश का कोण बनाते हुए गया, ठीक है। तो ये हम लोग हो गया 45 अंश, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिया था ना कि इसके अंदर में आपको कोई बिंदु पी ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोई बिंदु पी ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने कोई बिंदु पी ले लिया, ठीक है। और मान लेते हैं हम लोग को ना, यहाँ पर देखिए ए सी तो हो गया, यहाँ पर बिंदु हम लोग कहीं बी मान लेंगे, है ना, क्योंकि बी ए सी यही हम लोग का कोण था, बी ए सी ही हम लोग का कोण था, ठीक है। अब बिंदु पी से हम लोग को सामने वाली रेखाखंड पे हम लोग को लंब डालना था, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए बिंदु पी को आप केंद्र मानेंगे, ठीक है। इस तरह से ना बिंदु पी को केंद्र मानिए और इस तरह से ऊपर की तरफ 2 चाप कटा लीजिए, ठीक है। इस तरह से 2 चाप कटाने के बाद जो भी आपको कटान बिंदु मिला है उस कटान बिंदु से, है ना, कोई चाप लेकर इस तरह से ऊपर की तरफ चाप कटा लीजिए, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ऊपर की तरफ चाप कटा लिया, ठीक है। अब दूसरे कटान बिंदु से, ठीक है, उसी चाप पे आप इस तरह से कटान बिंदु प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो जो हमको मिला यहाँ पे, ठीक है। अब इस कटान बिंदु को हम लोग पी से मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम मिला देंगे, तो यह हम लोग का 90 अंश का कोण बनाते हुए जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हुए गया। तो यही हम लोग का बिंदु के क्या हम लोग को दिया था, यन नामकरण करने के लिए दिया था, ठीक है। अब इस पी से हम लोग को इस पर ए सी रेखाखंड पर भी हम लोग को लंब डालना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बिंदु पी को केंद्र मानेंगे, ठीक है। और फिर देखिए इस तरह से चाप कटाएंगे ना कि रेखा पर 2 जगह पर आपको प्रतिच्छेद बिंदु मिले, ठीक है, 2 कटान बिंदु मिले, ठीक है। तो इस तरह से 2 कटान बिंदु मिला, ठीक है। अब दोनों कटान बिंदु से इस तरह प्रकार में कोई भी चाप भर लीजिए, ठीक है। चाप भरने के बाद दोनों कटान बिंदुओं से इस तरह से ऊपर की तरफ चाप कटाइए। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से एक चाप कटा लिया, ठीक है। अब इस चाप कटाने के बाद ना, अब जो दूसरा कटान बिंदु आपको मिला हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप केंद्र मानेंगे और इस तरह से उसी चाप से हम लोग कटा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग चाप कटा दिए ना, तो यहाँ पर हम लोग को कटान बिंदु मिला है। अब इस कटान बिंदु को हम लोग बिंदु पी से मिला देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे कटान बिंदु मिला है और इसको बिंदु P से मिला दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये भी आपको मिलेगा ना, तो ये भी हम लोग का लंबवत मिला, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनाते हुए मिला, ठीक है। और ये हम लोग का यम था, ठीक है। तो हम लोग का ये कुछ इस प्रकार से हम लोग को एक चतुर्भुज प्राप्त हो गया था, ठीक है। यहाँ पर 90 अंश, यहाँ पर 45 अंश, यहाँ पर 90 अंश, ये कोण पूछा था तो हम लोगों ने इस तरह से ज्ञात कर लिया, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया है, यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5:5 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से हम लोग को कोई चतुर्भुज है, ठीक है, उसके सभी कोणों का अनुपात दिया है। देखिए अच्छा, हम इन चारों जो कोणों का अनुपात दिया है, इन चारों को जोड़ देंगे तो क्या है, वह 360 के बराबर आएगा? नहीं आ पाएगा हम लोग का, है ना। तो देखिए अनुपात यह निकाला ना, तो क्या किया ना कि कोई ऐसी संख्या का गुणा था, है ना, इस पहली दूसरी इन चारों कोणों में, ठीक है, कोई ऐसा संख्या का गुणा था ना कि यह सबको विभाजित करके सबसे छोटा रूप में ला दिया। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं छठा वाले प्रश्न को ना। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि इस तरह हमारे पास 4 कोण है, ठीक है। चलिए हम लोग बस इसी तरह 4 मान लेते हैं कोण कि एक 10 का है, 10 अंश है एक के पास 20 अंश है, ठीक है, और एक है मान लेते हैं 30 अंश, ठीक है, और यहाँ पे एक हम लोग मान लेते हैं 40 अंश है, ठीक है। तो देखिए कोई हम लोग मान लेते हैं इस तरह से 4 कोण था, ठीक है। अब इन चारों कोणों का जब आप अनुपात निकालेंगे ना, चलिए इसको हम लोग अगर लिखना रहेगा तो मान लेते हैं कोण ए, ठीक है, बराबर 10 अंश लिख देंगे। अगर कोण बी बराबर लिखना रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पर कोण सी बराबर ये हम लोग का 30 अंश, कोण डी बराबर हम लोग का 40 अंश, है ना। तो जब आप इन चारों कोणों का अनुपात निकालना चाहेंगे ना, तो देखिए इस तरह से निकालेंगे, जैसे कोण ए अनुपात बी, ठीक है, कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा हम लोग का 10 अनुपात 20 अनुपात 30 अनुपात 40, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया इसको। तो क्या अभी ये राशि अनुपात में है, अनुपात में हम लोग लिखते हैं ना, तो इस संख्या को ना, इन सबको अगर ये कोई संख्या से विभाजित हो रही है, चारों संख्याएं, ठीक है, चारों में देंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 10 से सभी संख्याएं विभाजित हैं, तो 10 से हम लोग विभाजित कर लेंगे। अनुपात का मतलब ये होता है सबसे छोटा रूप में आप लिख दें, है ना, किसी राशि को। तो यहाँ से 10 से देखिए 10 से 10 ये हो जाएगा, 10 से इन चारों संख्याओं में भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, अनुपात यहाँ से 3, 10 33 हो गया, ठीक है, अनुपात 10 चौको 40। तो देखिए अब यह हम लोग का अनुपात आ गया, मतलब इन चारों कोणों का अनुपात हम लोग को क्या बना, अनुपात में देगा तो आपको इस तरह नहीं देगा कि 10 20, जो मेन कोण था वो नहीं देगा। मतलब अगर कोई चारों कोण किसी संख्या से विभाजित थे तो इनको विभाजित करके आपको सबसे छोटा रूप में देगा, 1:2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ये सब विभाजित नहीं हो सकते। उसी तरह से आपको दिया 3 4 5 6, तो ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर जो हम लोग का कोण मेन रहा होगा, है ना, अब इन चारों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या इन चारों को हम लोग जोड़ेंगे तो उसके बराबर आएगा? नहीं आएगा, जब तक हम लोग इसमें 10 का गुणा ना कर लें सभी कोणों में, ठीक है। तो यहाँ पर किसी संख्या का इसमें गुणा था इन चारों कोणों में, क्योंकि यहाँ पे इन सबको जोड़ने के बाद हम लोग को 360 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए इस तरह से हमने एक चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। चलिए नामकरण हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे कोण ए बन रहा है, यहाँ पे कोण बी बन रहा है, यहाँ पे कोण सी, यहाँ पे कोण डी बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग किसी कोण को 3 4 5 6 नहीं लिख सकते। मान लेते हैं कि यह कोण 1 था, ठीक है, यह पहला कोण था जिसका अनुपात 3 दिया हुआ है, यह 4, यहाँ पे 5 ये 6 है, ठीक है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं ना कि माना संख्या यक्स का गुणा हम लोग जो वो संख्या हम लोग की थी ना कि जिसका इन चारों कोणों में गुणा था, जिसे विभाजित कर दिया गया, उसे हम लोग पहले प्राप्त करते हैं, ठीक है, तब हम लोग सभी कोणों को ज्ञात कर पाएंगे। माना संख्या यक्स का गुणा चारों कोणों में था जिसे विभाजित करके अनुपात निकाला गया, ठीक है। जिसको जिन चारों कोणों को आपने विभाजित कर दिया किसी संख्या से ना, तभी आपने यह अनुपात प्राप्त किया, ठीक है, जिसे विभाजित करके अनुपात प्राप्त किया गया, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग लिख देते हैं कि अब हम लोग का कोण क्या हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पहला कोण है ए है ना, इसको देखिए इसका अनुपात 3 है और दूसरे का 4 है, सी का मान लेते हैं हम लोग का ये 5 है और डी का मान लेते हैं 6 है। लेकिन अब हम लोग लिखेंगे, चलिए अब हम लोग लिख देते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा पहला कोण हम लोग का कितना हो जाएगा, इसी को हम लोग पहले लिख देते हैं ना 3 को। तो यह अब हम लोग का 3x कोण रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने इसको विभाजित कर दिया था, तब यहाँ पे आप अनुपात में लिखे थे सबसे छोटा रूप में, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिख देते हैं दूसरा कोण, ठीक है,
सभी में x का गुणा रहा होगा, ठीक है, तभी आप उसको विभाजित करें। चलिए हम लोग जब हल करेंगे तब आपको करके दिखाएंगे किस संख्या का गुणा था ना। चलिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा कोण हम लोग का बनेगा कितना 4x, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं हम तीसरा कोण, और यहाँ पर हो गया 5x, ठीक है, और चौथा हम लोग लिख देते हैं, चौथा कोण हम लोग का 6x, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, चूँकि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है, इसलिए ये हम लोग का कितना हो जाएगा, सब इन चारों कोणों को जोड़ देंगे 360 अंश के बराबर आएगा। 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर 360 अंश। यहाँ पर हम लोग को सबको जोड़ना है, देखिए, तो यहाँ पे 6x, यहाँ पे 4x, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 3 18 हो जाएगा। 18x बराबर 360 अंश, 18x बराबर 360 हो गया, है ना। अब 18 यहाँ पे गुणा में इधर भागा में भेज देते हैं, 360 बटा 18 हो गया, 18 दूना 36 होता है, 18 का मैं 18 दूना 36 और 0 तो रहेगा ही, तो x का वैल्यू हम लोग का 20 निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए, यही वो संख्या थी ना जिसका सब में गुणा था। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का पहला कोण कितना था 30x है ना, यहाँ पे 30x लिख देते हैं 3x, ठीक है, और इसको लिख देते हैं 4x, इसको हम लोग लिख देते हैं 5x, और चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं 6x, ठीक है। यही सबको दिया था, 3 4 5 6 हमने लिख दिया। तो देखिए अब हम लोग का पहला कोण कितना निकल कर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे x का मान कितना 20, 20 3 60, मतलब पहला आपका कोण 60 अंश का था, ठीक है। चलिए दूसरे कोण की बात करते हैं, जिसका अनुपात 4x था, वो कितना था 4 गुणते 20, ठीक है। यही 20 ही वो संख्या थी जो चारों कोणों में था, ठीक है। इसको अपने चारों कोणों को लिखा और क्या कर दिया 20 से सब में भाग दे दिया था, तो 3 4 5 6 आ गया था, ठीक है। यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा 80 अंश, ठीक है। यहाँ पर कितना 5 गुणते 20, 20 5 100 होता है, तो 100 अंश हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 6 गुणते 20, 6 दूना 12 120 अंश, ठीक है। चलिए अब बाकी हम ना इन सभी कोणों को आपको जोड़ कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो गया 60, 80, यहाँ पे 100, यहाँ पे 120, इकाई के स्थान पे तो 0 ही आ जाएगा। इन चारों कोणों को हम जोड़ कर देखते हैं कि 360 अंश आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर इकाई का स्थान हमने जोड़ा 0 आ गया, और बाकी हम लोग दाएं का स्थान जोड़ते हैं। देखिए 8 हो जाएगा, 8 ये हो गया, 8 2 10 और 10 और 10 6 16, हाथ में लगा 1, ठीक है, और 2 1 3, मतलब 1 और 2 2 हो गया है, एक हाथ से 3, 360 अंश आ रहा है। आप तीनों मतलब चारों कोणों को जब जोड़ रहे हैं ना चतुर्भुज के अंतःकोणों को, तो ये आ रहा है 360, मतलब हम लोगों ने सही किया है। और बाकी एक बार हम अनुपात निकाल कर आपको दिखाते हैं। देखिए आपका आया था यही 60 अंश आया था, मतलब जब आपने, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, जब कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात ना कोण सी अनुपात कोण डी का निकाला था, कोण डी रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आपका कोण क्या है 60 है, और यहाँ पर 80 है ना बी का मान, और यहाँ पे सी का मान कितना 100 है, और डी का मान कितना है 120 है। तो देखिए अब क्या ये राशि अनुपात में है, नहीं अनुपात में है, क्योंकि अनुपात में हम लोग सबसे छोटा रूप में लिखते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर 10 से ऐसे देखने पर ही लग रहा है कि 10 से विभाजित हो रहा है, और बाकी हम लोग यहाँ से पता है कि 20 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पे चारों राशि, ठीक है। तो 20 से हम लोग सबको विभाजित करते हैं, ऐसा विभाजित करेंगे कि सबसे एक ही राशि से सब में विभाजित करेंगे, है ना, सबसे 20 में विभाजित कर देते हैं। चलिए 20 से यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, या 20 3 60 समझ सकते हैं, 20 3 60, 20 3 60 हो गया। और देखिए 20 चौका 80, 20 चौका 80, 20 5 100, 20 छक्का 120, ठीक है, 20 छक्का। इस तरह से आपने सभी कोणों को निकाला, मतलब सभी कोणों का वैल्यू रखा, और देख रहे थे सब कोण क्या 20 से विभाजित थे, तो यहीं 20 से विभाजित कर दिया, तो जो हम लोग का अनुपात था वहीं आ गया। अब इससे ज़्यादा आप नहीं इसको विभाजित कर सकते, है ना। और विभाजित करेंगे तो इन चारों संख्याओं में करेंगे, है ना। क्या आप ऐसा नहीं देखेंगे कि यहाँ पर 3 से ये संख्या विभाजित हो रही है, 3 से ये भी, तो विभाजित कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसी कोई संख्या अभी नहीं बचा जिससे ये चारों संख्याएँ विभाजित हो, ठीक है। तो यही हो गया इनका अनुपात। बाकी देखिए हम लोगों ने इस तरह चतुर्भुज बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मान लिया कि वो संख्या x था जिसका गुणा था, है ना, वहीं 20 का ही था, ठीक है, 20 का इन सब में गुणा था जिसको विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिया कि इस तरह हमको अनुपात दिया था, 3 4 5 6 अनुपात दिया था सभी कोणों का,
तो जो मूल कोण था, है ना, जो पहले कोण था उन कोणों को हम लोग को ज्ञात करना था। ठीक है, तो देखिए, तो चतुर्भुज यहाँ से आप जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने से आपको पता चल जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या 360 आ जाएगा हम लोग का, नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हम लोग को मतलब इनमें इन चारों संख्याओं में कुछ ऐसी संख्या का गुणा था ना जिसको विभाजित कर दिया, विभाजित करके इतना छोटा रूप लिखा गया। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया कि माना संख्या x का चारों कोणों में गुणा था जिसे विभाजित करके अनुपात निकाला गया। ठीक है, तो अब हम लोग का कोण क्या हो गया, पहला कोण बना 3x, दूसरा कितना 4x, तीसरा कोण कितना 5x और चौथा 6x। ठीक है, तो इन चारों कोणों को हम लोग जोड़ देंगे तो अब कितना निकल जाएगा 360 अंश, क्योंकि चतुर्भुज के अंतर कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है। तो इन चारों कोणों को हमने जोड़ लिया, 360 अंश के बराबर कर दिया। इन चारों कोणों को जोड़ा तो 18x है, 18 का हमने गुणा में था भाग में कर दिया, तो x का वैल्यू हम लोग का 20 निकल कर आ गया। मतलब हम लोग को पता चल गया कि ये 20 से ही क्या कर दिया गया था, चारों कोणों को विभाजित कर दिया गया था। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे x का वैल्यू रखे, अब चारों कोणों में 20 का गुणा कर लिया। ठीक है, तो हम लोग को सभी कोण जो था, है ना, पहला 60 अंश का था, दूसरा 80 अंश का, तीसरा 100 और चौथा 120 अंश का था। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है, यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः, यह सभी बाह्य कोण दिया हुआ है 80, 100 अंश और 120 अंश हो तो चौथे अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। है ना, जो चौथा कोण हम लोग का बच रहा है उसका अंतः कोण हम लोग को ज्ञात कर रहे हैं। चलिए हम लोग हल 7वां वाले प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग ना यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमने एक चतुर्भुज बना लिया। चलिए हम नामकरण कर देते हैं, इस तरह लिख देते हैं ABCD। ठीक है, इस तरह से हमने एक चतुर्भुज बना लिया। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बाह्य कोण दिया हुआ है ना, मतलब देखिए यहाँ पर हमने चतुर्भुज बनाया है, किसी एक रेखा को हम लोग इस तरह से आगे बढ़ा देते हैं ना, तो यहाँ पर जो बनेगा यह बाह्य कोण बनेगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए यहाँ पर मान लेते हैं 80 अंश है। ठीक है, और दूसरा बाह्य कोण यह हम लोग का जो आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर जो इसकी भुजा के साथ एक लगना चाहिए। ठीक है, इसकी भुजा के साथ लग रहा है, यह बना 100 अंश का बना। ठीक है, और जो C वाला कोण बना 120 अंश का। देखिए इस भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया है ना, तो अब यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बना 120 अंश। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने 3 बाह्य कोणों को ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को जो चौथा कोण बचा ना, यहाँ पर इसका अंतः कोण को हमको बताना है कि यह कोण कितने का है। ठीक है, तो देखिए अगर यह देखिए एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आपने देखिए यहाँ पर आपने 80 अंश का कोण बना दिया, तो जो इसके साथ जो बनेगा यह वाला कोण, ये हमका कितना 100 अंश का कोण बनेगा, है ना, क्योंकि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो यह अंतः कोण हम लोग को पता चल गया कि 100 अंश का बनेगा यहाँ पे बिंदु A पर। ठीक है, अच्छा बिंदु B पर अंतः कोण कितना अंश का बनेगा, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, यह एक रेखा है, तो रेखा पर इस तरह देखिए यह वाला कोण कितना, यह 100 तो बन गया, तो यह तो जो 80 बचेगा यह इसका यह बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 120 अंश तो यह बन गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण बनता तो वो बनता है 180 अंश का, लेकिन अब हम लोग को बताइए इतना, देखिए यह वाला 120 अंश बन गया ना, तो यह आपका बचेगा 60 अंश। तभी हम 120 में से 60 जोड़ देंगे, तभी आपको निकल कर आएगा कितना 180। ठीक है, और देखिए तो अब हम लोग को देखिए यह हम लोग का पता चल गया कि 100 है, यह पता चल गया कि 80 है, तो 180 तो यहीं में हो जाएगा, 60 है। अब ये देखिए चतुर्भुज के अंतः कोणों की हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखिए क्योंकि 100 यहाँ पे 80 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, तो हम लोग का 120 अंश ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए तो अब हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम लिख देते हैं चतुर्भुज ABCD में, क्योंकि हम लोग इसी में चर्चा कर रहे हैं, तो यहीं पर हम लोग पहले लिख देते हैं। और सभी कोणों का हम लोग चर्चा कर लेते हैं ना। शीर्ष A पर बना, हम लोग लिख देते हैं शीर्ष A पर बना बाह्य कोण। इसी पर हम लोग बाह्य कोण की बात करना है। देखिए आप या तो चाहे ना तो जो ये वाली रेखा है ना, इसको भी आगे बढ़ाएंगे ना, तो इसको भी मान सकते हैं 80 अंश। ठीक है, अगर इस रेखा को आप इस तरह से आगे बढ़ा दिए ना, तब यहाँ पर 80 अंश बनाएंगे, तभी भी 100 अंश बनेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमने बाह्य कोण यहाँ पे इस तरह से इस लाइन खींच लिया, तो यहाँ पर 80 अंश बना दिया, यहाँ पर 100 अंश। ठीक है, चलिए शीर्ष A पर बना बाह्य कोण कितना है 80 अंश। हम लोग ये मान लेते हैं ना, हम लोगों ने एक चतुर्भुज बनाया, इस तरह से मान लिया कि यहाँ पर 80 अंश का कोण बना बिंदु A पर, बिंदु B पर हम लोगों ने अपने हिसाब से कर लिया। ठीक है, शीर्ष A पर बना बाह्य कोण कितना 80 अंश। तब हम लोग लिख देते हैं, तब शीर्ष A पर बना अंतः कोण, इसी कोण की बात कर रहे हैं, अंतः कोण, है ना। अब चतुर्भुज के अंदर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अंतः कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 180 में से आप 80 घटा देंगे, तब आपको निकल कर आ जाएगा कितना 100 अंश। ठीक है, और ये किस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, इसे कहते हैं ना एक रैखिक युग्म। एक रैखिक युग्म, जब दो
साथ में ना, देखिए दो आसन्न कोण मतलब दो साथ में जब कोण रहते हैं ना, उन दोनों का योगफल 180 अंश होता है ना, तो उसे कहते हैं कि एक रैखिक युग्म। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेखा बन रहा है ना, तो यहाँ पर कोण बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये 80 अंश हो गया तो 100 अंश हो जाएगा, है ना। एक रेखा पर कितना 180 अंश का कोण बनता है, इसे एक रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए, और हम लोग इसी तरह सब शीर्षों पर निकाल देते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं शीर्ष बी पर बना बाह्य कोण, यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया है बी पर बन रहा है 100 अंश का। ठीक है, तब शीर्ष बी पर बना अंतःकोण, यह कितना 100 अंश का आपका बन ही गया है। ठीक है, तो 180 में से आप यहाँ पे 100 घटा देंगे। ठीक है, 100 घटाने के बाद आपको कितना मिलेगा, 80 अंश मिलेगा अंतःकोण। ठीक है, जितना भी रहेगा उसमें से जितना भी बाह्य कोण बन रहा है 180 में से घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 180 में से घटा दिया, यहाँ पर फिर आप लिख देंगे कि एक रैखिक युग्म से आप कर रहे हैं। ठीक है, रैखिक युग्म रहेगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम बिंदु सी का भी निकाल लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं शीर्ष किस पे, सी पर बना बाह्य कोण, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है शीर्ष सी पर बना है बाह्य कोण 120 अंश का। ठीक है, 120 रहेगा, 120 अंश। तब शीर्ष सी पर बना अंतःकोण कितना हो जाएगा, हम लोग 180 में से 180 अंश में से 120 अंश घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का निकल कर आ जाएगा 60 अंश। यहाँ पर ये कैसे हमने लिख दिया, एक रैखिक युग्म से, क्योंकि एक रेखा पर बनता है कितना 180 अंश का कोण बनता है। चलिए इस तरह से चतुर्भुज के 3 अंतःकोणों का हमने वैल्यू ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो चौथा का तो हम लोग ऑटोमेटिक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं, चूँकि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का एक 360 अंश होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों को जोड़ देते हैं। देखिए अब कोण ए पर जो बन रहा है अंतःकोण उसको जोड़ेंगे, कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, सबके अंतःकोण हम लोग जोड़ेंगे तो कितना 360 अंश मिलना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन हम लोग देखिए कोण ए पर हम लोग का अंतःकोण कितना मिला है, यही बिंदु ए पर जो मिला है अंतःकोण हम लोग को मिला है 100। यहाँ से आप लोग चित्र से भी देख सकते हैं, यहाँ पर यह बाह्य कोण 80 था तो यह 100 हो गया था, तो यहाँ पर हो गया यह 100, प्लस बी पर जो अंतःकोण बन रहा है वो कितना 80 अंश का बन रहा है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे जो नहीं बी पर 80 अंश का बन रहा था और सी भी बन रहा है 60 अंश का, और प्लस कोण डी को हम लोग को ज्ञात ही करना है, इस पर जो अंतःकोण बना है इसको ज्ञात करना हम लोग को। ठीक है, चलिए इन तीनों कोणों को हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए इन तीनों कोणों को जब हम लोग जोड़ेंगे ना, देखिए 6 दूना 12 13 14 140 अंश हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 140 और 100 को जोड़ देंगे तो 240 अंश यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, 240 अंश। तीनों को हमने जोड़ लिया, प्लस कोण डी बराबर कितना 360 अंश। तो अब यहाँ पर प्लस में बराबर को उधर हम लोग माइनस में भेज देते हैं, तो कोण डी बराबर बचेगा 360 अंश में से हम लोग 240 अंश हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग घटा लेते हैं। कोण डी का वैल्यू कितना है, देखिए इकाई के स्थान पर तो 0 ही रह जाएगा, पर से यहाँ पे 6 है, दाई के स्थान पे 6, यहाँ पे 4 है तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना 1 बच जाएगा, 120 अंश आ जाएगा कोण डी पर बना कोण। हम लोग यहाँ पर लिखना रहेगा तो लिख देंगे नीचे, अतः चौथे, यही हम लोग का चौथा अंतःकोण है। ठीक है, चौथे अंतःकोण का मान 120 अंश है। चलिए इस तरह से हम लोग का चौथा अंतःकोण का मान कितना 120 अंश निकल कर आ गया। देखिए इस तरह से हमें एक चतुर्भुज दिया था, इस तरह से हमें दिया था कि बाह्य कोण दिया था 80 100 और 120 अंश, तो हम लोगों ने इस तरह से एक चतुर्भुज बनाया। ठीक है, ABCD नामकरण कर दिया। हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पर बिंदु ए पर बन रहा है 80 अंश का कोण, है ना, बाह्य कोण बन रहा है चतुर्भुज का। यहाँ पे शीर्ष ए का बाह्य कोण बन रहा है 80 अंश, यहाँ पे बी के शीर्ष का बन रहा है 100 अंश, सी का मान लिया यहाँ पे 120 अंश। ठीक है, यहाँ पे तीनों का वैल्यू दिया था तो 180 में से तीनों को हमने घटा लिया तो वहाँ पर अंतःकोण प्राप्त हो गया, है ना। चाहे तो देखिए, चाहे तो आप इस लाइन को भी आगे बढ़ाकर आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप इसी
भुजा को इस तरफ आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे 80 अंश का कोण बना देंगे, ठीक है। उस तरह से भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर भी हम लोग को बनाना है तो इस रेखा को भी तो आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब इस रेखा को आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपका कोण बनेगा। हमेशा इस बात का ध्यान देंगे बनाते हुए कि यहाँ पर एक इसका ना चतुर्भुज की एक भुजा से जुड़ना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे बायकोण बना रहे थे, यहाँ पर देखिए इस भुजा से कोण बना है ना यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि इधर बना देंगे 180 अंश का, है ना, ऐसा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पर जो एक भुजा के साथ जुड़ रहा था ये बना, इसको हमने इस तरह आगे बढ़ाया तो यह भुजा के साथ ये जुड़ रहा था, है ना, तो ये कोण बना। इसको हमने इस तरह से आगे बढ़ाएगा। अच्छा, यहाँ पर लिखते तो क्या लिखते हैं, इस वाले को बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को चौथा को बनाना नहीं था, हम लोग को बस यहाँ पे अंतःकोण ज्ञात करना था। तो इस तरह से हम लोगों ने 180 में से बायकोणों को घटा कर 3 का अंतःकोण हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, ठीक है। 3 का अंतःकोण प्राप्त कर लिया और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे तीनों को जोड़कर 360 अंश में से घटा देंगे तो यहाँ पे चौथा अंतःकोण हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लिखा चतुर्भुज ABCD में शीर्ष A पर बना बायकोण 80 अंश था, तो तब शीर्ष A पर बना अंतःकोण कितना हो जाएगा, 180 में से घटा देंगे तो 100 अंश मिला, ठीक है। ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है। जब दो कोण आपस में जुड़कर 180 अंश बनते हैं तो उसे बोलते हैं 180, एक रेखीय युग्म बोलते हैं, ठीक है। और शीर्ष B पर बना बायकोण दिया था 100 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर तब शीर्ष B पर बना अंतःकोण कितना, 80 में से हमने 100 घटा दिया तो 80 अंश निकल कर आ गया, ठीक है। ये कैसे हम लोग कर रहे हैं, एक रेखीय युग्म से, ठीक है। और इस तरह शीर्ष C पर जब देख रहे थे हम लोग को 120 अंश का कोण बन रहा था, वहाँ पर हमने क्या कर दिया, 180 में से 120 घटा दिया तो अंतःकोण हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। बस हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। तब हम लोग सभी अंतःकोणों को जोड़ लिए, यहाँ पे सभी शीर्षों पर बने अंतःकोणों को हमने जोड़ दिया, ABCD, इन सभी शीर्षों का अंतःकोणों का योग कितना, 360 अंश। फिर यहाँ पर हमने सबका वैल्यू रख दिया कि बिंदु A पर बन रहा था 100 अंश का अंतःकोण बन रहा था, बिंदु जहाँ कोण B है वहाँ पर बन रहा था 80 अंश का अंतःकोण, यहाँ पे कोण C पर बन रहा था 60 अंश का अंतःकोण, और यहाँ पे D वाला हम लोग को ज्ञात करना था, है ना। इन तीनों को हमने जोड़ लिया, 240 आया, 240 को बराबर को उधर भेज दिया, घट गया तो कोण D का हम लोग को मान 120 अंश निकल कर आ गया, ठीक है। यही हम लोग का चौथा अंतःकोण था। तो अतः चौथे अंतःकोण का मान 120 अंश है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है, यदि चतुर्भुज के अंतःकोण ABCD इस प्रकार हो कि इनके अनुपात कोण 1 और कोण B का अनुपात दिया हुआ है 1:2, कोण B और C का अनुपात दिया है 2:3, कोण C और D का अनुपात 3:4 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 8वां वाले प्रश्न को। चलिए पहले हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए तो इस तरह से हमने चतुर्भुज एक बना दिया। चलिए ABCD हम लोग नामकरण कर देते हैं, ABCD, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना इन कोणों का अनुपात दिया गया है ना। चलिए जो भी दिया हो पहले हम लोग एक बार लिख देते हैं, कोण A अनुपात कोण B, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 1:2, और यहाँ पे दिया हुआ है कोण B अनुपात कोण C बराबर हमें दिया हुआ है 2:3, ठीक है। और यहाँ पे कोण C अनुपात कोण D बराबर 3:4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने से भी आइडिया लगेगा ना कि देखिए यहाँ पर A अनुपात B बराबर 1:2 दिया हुआ है। यहाँ पर फिर यहाँ पर B है ना 2, तो यहाँ पर फिर वहीं से स्टार्ट किया है 2 से, ठीक है। B अनुपात C मतलब 2:3। फिर देखेंगे जो C का वैल्यू यहाँ पे 3 है ना, तो फिर यहीं से शुरू किया है C का 3:4, ठीक है। C अनुपात D का मतलब 3:4। और तो इन चारों कोणों को हम लोग साथ में लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही साथ। नहीं तो देखिए ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते कि यहाँ पे एक कोण का अनुपात A अनुपात B दिया हुआ है कि 1:2, तो हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बस यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया है हम लोग को, है ना। तो यहाँ पर यही है, देखिए कि 1:2, तो 1:2 है। फिर देखिए B यहाँ से शुरू है ना, तो B अनुपात C, तो यहाँ पे देखिए 2 से फिर शुरू है, 2 से यहाँ पर आ गया। फिर देखिए C अनुपात D है, तो फिर यहीं से 3:4। अतः इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1 कोण B अनुपात कोण C, यहाँ पे अनुपात रहेगा कोण C रहेगा, ठीक है, अनुपात कोण D। चारों कोणों का अनुपात कैसे, देखिए 1:2:3:4, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर A अनुपात B का आप लेना चाहेंगे तो 1:2 आ जाएगा, B अनुपात C लेना चाहते हैं तो 2:3 हो जाएगा, C अनुपात D लेना चाहते हैं 3:4। आपको एकदम ऐसा देगा भी, है ना, कि यहाँ पर आप नहीं तो अगर ऐसा नहीं बनता ना तो हम लोग को यहाँ पर गुणा भाग करके यहाँ पर लाना पड़ता, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग को 1:2 दिया है, 2 दिया है, तो एक देख रहे थे कि A अनुपात B था, मतलब कोण A का अंतःकोणों का अनुपात दिया हुआ है, कोण A अनुपात B बराबर 1:2 दिया था, कोण B अनुपात C बराबर 2:3, तो इसी तरह से दिया 3:4। तो हम लोगों ने इसको इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। तो देखिए अब इससे से यहाँ पर अपने चारों कोणों का अनुपात हमने लिख दिया ना, तो अब देखिए चारों कोणों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या यह 360 अंश आ रहा है, क्योंकि ये सभी अंतःकोण है, ठीक है, नहीं आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसी एक संख्या का गुणा था ना, तो इन संख्याओं में ना
किसी संख्या का गुणा था जिसको विभाजित करके सबसे छोटे रूप में लिख दिया गया। ठीक है, तो हम लोग चलिए मान लेते हैं कि माना संख्या यक्स का चारों कोणों में गुणा था जिसे विभाजित करके अनुपात निकाला गया। ठीक है, तब अब हम लोग लिख देते हैं कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक इसका वैल्यू है ना, तो एक का यक्स में गुणा कर देंगे तो यह यक्स ही आ जाएगा। ठीक है ना। और कोण बी हम लोग का कितना हो जाएगा, कोण बी का इसमें 2 का गुणा था तो 2 यक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोण सी का वैल्यू कितना, यहाँ पे 3 यक्स हो जाएगा। और कोण डी का वैल्यू कितना, 4 यक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी सभी यक्स को हम लोग विभाजित कर देंगे तो 1:2:3:4 इन चारों कोणों में 1:2 और 2:3 और 3:4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, चूँकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना, 360 अंश है ना। यह सभी अंत कोणों को हम लोग लिख रहे हैं। और चलिए सभी कोणों का हम लोग वैल्यू रख देते हैं। कोण ए का मान कितना, यक्स प्लस यहाँ पे 2 यक्स प्लस 3 यक्स प्लस कितना, 4 यक्स बराबर 360 अंश। ठीक है, चलिए अब हम लोग सभी कोणों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए यक्स प्लस 2 यक्स 3 यक्स और 3 यक्स में 3 यक्स जोड़ देंगे 6 यक्स और 6 4 10 यक्स है ना, यह हो जाएगा 10 यक्स बराबर 360 अंश। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग 10 से भाग दे देते हैं, यहाँ पर गुणा में भागा में चला जाएगा 360 बटा कितना 10, यहाँ पे 10 में भाग देंगे, यक्स का वैल्यू कितना हम लोग का 0 विभाजित हो जाएगा 36 निकल कर आ जाएगा। चलिए तो यक्स का वैल्यू हम लोग का 36 आ गया, मतलब हम लोग को पता चल गया कि यहीं 36 का ही गुणा था सब में। ठीक है, और विभाजित करके इनको सबसे छोटा रूप में लिख दिया गया था, है ना। अब देखिए हम लोग का यक्स का वैल्यू कितना 36 आ गया ना, तो हम लोग का पहला कोण कितना, यक्स का वैल्यू हम लोग का, तो यह पहला हम लोग का कोण ये बना 36 अंश। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर 2 में हम लोगों को 36 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। इसको 36 देखिए 14 12 को 2 और हाथ में लगा 1, हाथ में हम लोग को 1 लगा हुआ है। ठीक है, और 3 दूना 6 मतलब 2 3 6 और 1 हाथ से 1 7 हो जाएगा, 72 अंश आ जाएगा। ठीक है, और 3 गुणते फिर 36। ठीक है, एक्स का वैल्यू 36, 6 लिए 18 को 8 हाथ में लगाया 3 3 9 1 10, 110 अंश निकल कर आ गया कोण सी। ठीक है, चलिए यहाँ पर 4 का गुणा हो जाएगा 36 में। चलिए तो 6 चौको 24 को 4, अब हाथ में हम लोग का 2 लगा है तो 4 3 12 13 14, 144 अंश निकल कर आ गया, ये हम लोग का कोण डी। ठीक है, चलिए इन सभी कोणों को हम जोड़ कर देखते हैं कि हम लोगों ने सही किया है कि नहीं। ठीक है, एक कोण आया हम लोग का 36, ठीक है, ये दूसरा 72 अंश और तीसरा हम लोग का 108 आया है। ठीक है, फिर 144 आ गया। इन सबको जोड़ने पर हम लोग को 360 आएगा, तो हम लोग कह देंगे हम लोगों ने सही किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 2 10 हो जाएगा और 10 6 16 और 16 में हम 4 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, 20 को 0 हाथ में लगा 2। ठीक है, 2 यहाँ पे 7 7 3 10 और 10 4 14 और हासिल 2 16, 16 को 6 हाथ में लगा 1 और यहाँ पे 2 और 1 हासिल 3, 360 अंश निकल कर आ रहा है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने सही किया है। और बाकी अब अनुपात हम लोग को निकालना रहेगा ना। चलिए यहाँ पर एक बार पहले हम लोग लिख देते हैं कि कोण एक हम लोग का आया कितना 36 अंश और बी हम लोग का 72, ठीक है, और सी हम लोग का 108, ठीक है, और यहाँ पे चौथा जो डी था वो हम लोग का 108 अंश निकल कर आया। ठीक है, नहीं यहाँ पे 144 है, 144 अंश। बाकी यहाँ पर सबका अनुपात आप निकाल कर देख सकते हैं। देखिए हम निकाल कर दिखाते हैं आपको, कोण ए कोण बी का अनुपात निकाल कर दिखाते हैं। देखिए कोण ए का वैल्यू हम लोग को निकल कर आया कितना 36 72, यहीं से हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर आपने 36 निकाला है और यहाँ पे अनुपात 72 का निकालना है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे छोटे रूप में नहीं लिखा है, अनुपात का मतलब सबसे छोटा रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों संख्याएँ 36 से विभाजित है। ठीक है, 36 से कम 36, 36 दूना 72। ठीक है, तो 1:2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप निकाल कर देख सकते हैं बी अनुपात कोण सी का। ठीक है, बी का हम लोग का वैल्यू कितना है 72। ठीक है, 72 और यहाँ पे कितना 108 है,
ना। देखिए तो यहाँ पर देखिए 36 दूना 72, 36 दूना 72, 36 तिहाई कितना 108 हो जाएगा, ठीक है। 36 तिहाई तो 2:3 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों को कोण बी है, कोण बी अनुपात कोण सी निकल कर आया, ठीक है। इसी तरह से इसका भी निकालेंगे, कोण सी अनुपात कोण डी, ठीक है। तो सी का हम लोग का वैल्यू कितना 108 है और अनुपात यहाँ पे 144 है। इसको भी देंगे तो ऐसे ही 3 बार में यह विभाजित हो रहा है, 36 से देंगे 36 तिहाई 108, 36 चौका 144 होगा, ठीक है। 36 चौका ना तो 3:4 निकल कर आ जाएगा, यही आ जाएगा। इस तरह से हम लोग को प्रश्न दिया था, कोण ABC दिया था, सबके अंतः कोणों का अनुपात हम लोग को दिया था, है ना। कोई चतुर्भुज है उसका अंतः कोण ABCD इस प्रकार है कि कोण A अनुपात कोण B 1:2 यहाँ पे इस तरह दिया था, हमने सबको इसको नोट कर लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि A अनुपात B है ना, A अनुपात B जिस अनुपात में था, फिर देखे B अनुपात C, मतलब फिर वहीं से शुरू हो रहा था B अनुपात C कोणों का अनुपात, ठीक है। फिर देख रहे थे C पर गया तो C फिर C अनुपात D था, तो इसी तरह से 1 2 फिर 2 3 फिर 3 4, ठीक है। तो इसी से हम लोग को आइडिया निकल गया कि सबका अनुपात इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि कोण A कोण B कोण C और कोण D इनका अनुपात 1:2:3:4, ठीक है। और हम लोग यहीं और देखिए यहाँ पे अनुपात मतलब सबसे छोटा रूप में लिखा गया है, कोई संख्या का इसमें गुणा रहा होगा, ठीक है, जिसको कटा पिटा कर तीनों संख्याओं को विभाजित करके चारों संख्याओं को विभाजित करके सबसे छोटा रूप में लिख दिया गया होगा, है ना। तो हम लोगों ने मान लिया कि मानव संख्या x है जिसको चारों में गुणा था, ठीक है, जिसको विभाजित करके अनुपात निकाला गया, तब हम लोग x मान लिए थे उसको, तो x का इसमें भी गुणा हो जाएगा 1 में, तो यह कोण A हम लोग का निकल कर आ गया कितना x हो गया, ठीक है। कोण B हम लोग का हो गया 2x, कोण C हो गया हम लोग का 3x, कोण D हम लोग का हो गया 4x, ठीक है। फिर हम लोग इन चारों अंतः कोणों को जोड़ लेंगे तो यह 360 अंश के बराबर होगा, ठीक है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश होगा, क्योंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। सबका हमने वैल्यू रखा, ठीक है, और सबको जोड़ा 10x आ गया। x 10 को हम लोगों ने यहाँ पे भागा में भेज दिया, गुणा में था तो भागा में चला गया, x का वैल्यू हम लोग को 36 निकल कर आ गया। मतलब हम लोग को पता चल गया कि वह संख्या 36 था, है ना, जिससे सभी संख्याओं को विभाजित कर दिया गया था, सभी कोणों को विभाजित कर दिया गया था। तो हम लोगों ने 36 का देखिए 1 में गुणा कर दिया तो 36 हो गया, 2 का गुणा कर दिया 36 में तो यहाँ पर 72 हो गया, 36 तिहाई 108 हो गया, 36 चौको 144 हो गया। बाकी यहीं से हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल लिया। देखिए तो यही चारों कोण हैं, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः चतुर्भुज के कोण A कामा कोण B कामा कोण C कामा कोण D क्रमशः रहेगा यहाँ पे 36 72 और यहाँ पे 108 और 144 सब आंसर रहेगा है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण 40 अंश है ना। कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसमें दो भुजा बराबर रहता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका शीर्ष कोण 40 अंश दिया है, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजा AB और AC का मध्य बिंदु क्रमशः यम और यम है, ठीक है। बिंदु यम और यन को मिलाइए, इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतः कोण किस इसकी बात कर रहा है, BMN तथा कोण CNM का योग ज्ञात कीजिए, इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 9वां वाले प्रश्न को ना। चलिए पहले हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग एक रेखा खींच दी और यहाँ पर हम लोग ऊपर ले लेते हैं एक बिंदु और इस बिंदु से मिला देते हैं और हम लोग इस तरह त्रिभुज बना दिए ABC। चलिए तो इस तरह से हमने ABC त्रिभुज बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना कि शीर्ष कोण कितना है 40 अंश है, मतलब शीर्ष यही 40 अंश है, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ त्रिभुज की भुजा AB और AC का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु यम है, ठीक है। इसका मान लेते हैं हम लोग मध्य बिंदु यही है, ठीक है, यम। चलिए और इसका मान लेते हैं हम लोग यन, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि बिंदु यम और यन को मिलाइए, चलिए हम लोग मिला देते हैं। चलिए हम लोग ने इस तरह से मिला दिया, ठीक है। चलिए अब बोला है ना कि इस प्रकार बने चतुर्भुज, यहाँ पे जो चतुर्भुज अब हम लोग का बन रहा है BMNC, इसी का बात कर रहा है कि अंतः कोणों, अब अंतः कोण की यहाँ पर क्या कुल 4 कोण अंतः कोण बनेगा, एक यह, ठीक है, और यहाँ पे 2, ठीक है, 4 अंतः कोण। और BM मतलब BMN इसी की बात कर रहा है, इस कोण को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तथा कोण CNM इसी कोण की बात कर रहा है,
इन दोनों कोणों का योग हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है, इन दोनों कोणों का, और अलग अलग मान बताना है कि इतना कितना मान है, ठीक है। देखिए अगर कोई हम लोग को समद्विबाहु त्रिभुज दे देता है ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ना यहाँ पे जो भी भुजा बराबर रहती है, मान हम लोगों ने देखिए इन्हीं दोनों भुजाओं को बराबर लिया है, ठीक है, यही भुजा ये इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो इसमें यह होता है ना कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो बन रहा है ना, यहाँ पे जो यह भुजा है, ठीक है, इस भुजा के सामने कोण ये बना, कोण बी पर बन रहा है, और इस भुजा के सामने कोण यहाँ पर बन रहा है, कोण सी पर, ठीक है। यह दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और देखिए आप ना किसी त्रिभुज में ना दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आप मिला रहे हैं, ठीक है, तो यह तीसरी जो भुजा बनी ना, इस भुजा के यह समानांतर होता है, ठीक है। अगर कोई भी त्रिभुज है उसके मध्य बिंदु को आप मिला रहे हैं ना, किन्हीं दो से मिला देंगे तो तीसरी की यह समानांतर होगी, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं कि BC समानांतर यम है ना, हम लोग लिख देते हैं कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है। और चलिए लिख देते हैं हम लोग कोण B बराबर कोण C होगा, है ना, कोण B बराबर कोण C। अच्छा ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ना हम लोग लिख देते हैं किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया कि कोण B बराबर कोण C है। और ये समानांतर हमने क्यों लिखा, कोई भी आप त्रिभुज बनाइए, है ना, त्रिभुज बनाइए और दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला देंगे ना, तो तीसरी भुजा के ऑटोमेटिक वो समानांतर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमने कोण B बराबर कोण C लिख लिया। तो चलिए यहाँ पर ना हम कोण B और कोण C का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC में, इसी में हम लोग देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, C रहेगा, कोण C बराबर 180 अंश। हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज के अंतःकोण। तो देखिए कोण A का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग रख देंगे कितना 40 अंश, ठीक है। तो कोण B प्लस कोण C यह हो जाएगा 180 अंश। यहाँ पे प्लस में इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो कोण B प्लस कोण C बराबर हम लोग को निकल कर आ जाएगा, है ना, 180 में से 40 अंश घट जाएगा, ठीक है। तो जो कि हम लोग को निकल कर आया कोण B प्लस कोण C बराबर 140 अंश आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों कोणों का हमने योग जान लिया कितना, 140 अंश होगा, ठीक है। अब चलिए इन दोनों कोणों का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, है ना। इन दोनों कोणों का भी वैल्यू हम लोग ज्ञात करना है, BM इसका वैल्यू और हम लोग को CNM इन दोनों कोणों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम चाहें तो इसका B और C दोनों का अलग अलग कोण ज्ञात कर सकते हैं, कोणों का वैल्यू। देखिए कोण B बराबर कोण C है, ठीक है, चाहे तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चूँकि कोण B बराबर कोण C है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग रख देते हैं वैल्यू। देखिए या तो कोण B बराबर C लिख दीजिए या तो कोण C बराबर B। तो चलिए हम दोनों कोण B के बराबर लिख देते हैं, कोण B प्लस कोण B, क्योंकि B है C के बराबर, यहाँ पर 140 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण B बराबर 140 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। तो कोण B का वैल्यू कितना 7 दूना 14 70 अंश निकल कर आ जाएगा। तो यह 70 अंश है, तो यहाँ पे कोण C का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, कोण C का वैल्यू हम लोग का 70 अंश निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों का योग कितना 140 अंश है, ठीक है। चलिए अब ना हम चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग लगा देते हैं ताकि इन दोनों कोणों का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर ले, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं कोण B प्लस कोण M प्लस कोण N, ठीक है, प्लस कोण C बराबर कितना 360 अंश, है ना। इनके हम अंतःकोणों को जोड़ रहे हैं। देखिए जो यहाँ पर कोण बन रहा है, जो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं चतुर्भुज कितना B
यम यन सी में, ठीक है। इसी चतुर्भुज में हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग कितना, 360 अंश। चलिए तो कोण बी और कोण एन का हम लोग वैल्यू रख देते हैं। देखिए इन दोनों का योगफल हम लोग निकालने में चुके हैं 140 अंश, है ना। अब यहाँ पर जो बी यम यन, यहाँ पर जो कोण बन रहा था कोण सी यन यम, इन दोनों कोणों का योग हम लोग को ज्ञात करना है ना। तो देखिए इसको तो हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों कोणों का योग ज्ञात करना है। कोण बी प्लस कोण सी का वैल्यू हम लोगों ने 140 ज्ञात किया हुआ है, ठीक है। तो कोण बी, तो इन दोनों का हम लोग कितना वैल्यू हो जाएगा, कोण बी प्लस सी का वैल्यू कितना 140, बराबर किधर रहेगा प्लस में, बराबर को उधर हम लोग बोल देंगे ऋणात्मक में, ठीक है। चलिए कोण यम प्लस कोण यन रहेगा, ठीक है, बराबर कितना 360 में से हम लोग क्या कर देंगे 140 घटा देंगे 140, ठीक है। 140 हम लोग घटा दिए, क्योंकि देखिए बी प्लस सी का वैल्यू कितना 140 अंश था, बराबर की दर 140 अंश रखेंगे, ठीक है। बराबर को दर भेज देंगे तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, घटेगा इकाई के स्थान पर तो 0 ही रहेगा, दाएं के स्थान पर 6 में से 4 चला जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से कितना 1 चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। 220 अंश निकल कर आया, ठीक है, 220 अंश है। या फिर इसको हम लोग इस तरह से ही लिख देते हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, कोण बी यम यन प्लस कोण सी यन यम, इन्हीं दोनों का योग हम लोगों ने यह लिखा है, कोण सी बराबर कोण सी प्लस कोण यन बराबर, यहाँ पर हम लोगों को निकाला कितना 220 अंश आया। और देखिए यहाँ पे दो समानांतर रेखाओं को ना यदि एक तिर्यक रेखा विभाजित करती है ना, देखिए यहाँ पर ये दोनों हम लोग का समानांतर रेखा बना, ठीक है, यह समानांतर है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तिर्यक रेखा यदि विभाजित करेगी ना, तो जितना देखिए यह वाला कोण और ये वाला कोण है ना, एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोण बी का वैल्यू निकाला था, कोण बी का वैल्यू हम लोगों ने 70 अंश निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे 70 अंश, तो यह वाला कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए यह समानांतर रेखा है, तो यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यह 70 अंश हो गया, तो यह 110 अंश हो गया। और यहाँ पे कोण सी का भी वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, है ना, क्योंकि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर मतलब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना, तो यह बराबर हो गया इसके, ठीक है, 70 अंश। बाकी हम लोगों ने इसको हल किया था, ठीक है, यह 70 अंश आया था, और यह 20 के बराबर था, यह भी हम लोग का 70 अंश था। तो देखिए यहाँ पर भी यह समानांतर रेखा है, यहाँ पे एक तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोण ना, अंतः कोण का योगफल 180 अंश होता है, तो यह 70 अंश हो गया, तो यहाँ पर यह भी हो जाएगा 110 अंश, है ना। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी चीज़ें हम लोग इस पर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते, देखिए यह रेखा इसके समानांतर है, तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग होगा 180 अंश, ठीक है, और इसका हमने 70 अंश ज्ञात कर लिया था, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं कि कोण सी बी यम, इस कोण की बात कर रहे हैं, कोण सी बी यम प्लस कोण बी यम यन, कोण बी यम यन बराबर ना 180 अंश। ऐसा आपने क्यों कहा कि हम लोग लिख देते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, ठीक है। यह नियम होता है, हम लोगों ने इसको त्रिभुज में पढ़ा था, ठीक है। कोई भी देखिए अगर कोई दो समानांतर रेखाएं रहती है ना, तो तिर्यक रेखा यदि प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पे संगत कोण बराबर होता है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर होता है ना। और यहाँ पे इधर भी रहता है नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे आगे रहता तो यहाँ पर हो जाता, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाता, ठीक है। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना 180 अंश, है ना। बस इसका हम लोगों ने अभी निकाला था, है ना, इसको तो हम लोगों ने इसी तरह बता दिए, बाकी इसको हम लोग कर देते हैं ना। यहाँ पे 70 अंश हम लोग निकाला था, इन दोनों कोणों का योगफल कितना, तो हम लोग इसका बी एम सी का निकाल देते हैं, कोण सी बी एम, इसका तो हम लोग को पता ही था, है ना, 70 अंश यह है, यह 70 अंश हो गया, प्लस इसका हम लोग को ज्ञात करना था कोण बी एम एन बराबर 180 अंश, ठीक है। यहाँ पे प्लस में 70 है, यहाँ पे बराबर उधर चला जाएगा ऋणात्मक में, कोण बी एम एन हो जाएगा, जो कि 180 अंश में से घट जाएगा 70 अंश, जो कि हम लोग का निकल कर आ जाएगा कितना, यहाँ पे 70 घटा देंगे तो यह 110 अंश आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमने इसको लिख चुका है, ठीक है। और देखिए इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा, है ना, कि कोण हम लोग लिख देते हैं कोण बी सी एन, कोण बी सी एन प्लस कोण यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सी एन एम, या फिर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ सी एन एम ये दिया हुआ है, सी एन एम, कोण सी एन एम बराबर कितना, यह भी 180 अंश होगा, और कारण यही होगा तिर्यक, देखिए यहाँ पर भी तिर्यक रेखा है,
तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण, बाकी यही बात पूरा लिख देंगे। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण। तो चलिए इसका हम लोगों ने वैल्यू निकाला था, कोण BCN का वैल्यू हम लोगों ने 70 अंश निकाला था, प्लस कोण CNM बराबर 180 अंश। यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे उधर ऋणात्मक में चला जाएगा, तो कोण CNM का वैल्यू कितना 180 अंश में से हम लोग क्या कर देंगे 70 अंश घटा देंगे, जो कि आ जाएगा हम लोग का 110 अंश। बाकी यहाँ पर चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो ये 360 अंश ही आएगा। देखिए 110 प्लस 70 180, यहाँ पे 110 प्लस 70 180, ठीक है, 180 प्लस 180 360 अंश आ जाएगा, है ना। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का 360 अंश आ जाएगा। जैसे हमें प्रश्न दिया था ना, कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज था, है ना, तो हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पे ये वाली भुजा आपस में बराबर है, ABC त्रिभुज लिख लिया। अब बोला था ना कि AB भुजा का मध्य बिंदु M है और AC भुजा का मध्य बिंदु N है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। तो जब हम लोगों ने मिला दिया तो यह चतुर्भुज एक बन गया। तो एक चतुर्भुज बन गया ना, तो यहाँ पर बोल रहा था कि हमको BMN इस कोण का और प्लस CNM इस कोण का योगफल ज्ञात करके दिखाइए, ठीक है, योगफल ज्ञात करिए। साथ ही इन दोनों कोणों को अलग अलग वैल्यू भी, इस कोण का वैल्यू इस कोण का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे यह लिख लिया कि BC समानांतर MN, BC समानांतर MN, है ना। आप कोई भी त्रिभुज बनाइए और त्रिभुज के ना मध्य बिंदुओं के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देंगे ना, तो ऑटोमेटिक तीसरी भुजा के समानांतर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको लिख दिया कि BC समानांतर MN हो गया, ठीक है, BC इस भुजा के समानांतर MN हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने कारण यहाँ पर दे दिया कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समानांतर होती है, ठीक है, समानांतर हो गया। बाकी हम लोगों ने कोण B बराबर कोण C रख लिया, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी त्रिभुज होता है ना, तो उसमें जो भी भुजा बराबर रहती है ना, यहाँ बराबर भुजाओं के समूह को कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर था, तो ये वाला सामने का कोण जो बन रहा था B, और यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे जो कोण बन रहा था इस कोण के बराबर होगा, है ना। यह भुजा के सामने ये कोण बन रहा है, इस भुजा के सामने ये कोण, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगी। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। फिर हमने त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC के अंतःकोणों को जोड़ दिया, जो कि 180 अंश के बराबर आएगा। एक कोण हमें 40 अंश दिया था, तो शेष दोनों कोणों का योग कितना, इन दोनों कोणों का योग कितना 140 अंश आ गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोण B बराबर कोण C होगा, हमने पहले ही बताया कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर कोण C। तो यहाँ पे B के स्थान पर ना हमने कोण C के स्थान पर B रख दिया, कोण जो C है इसके स्थान पर B रख के कोण B प्राप्त कर लिया, ठीक है, जो कि है 70 अंश। तो दूसरा वाला कोण भी हो जाएगा 70 अंश, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर 70 70, यहाँ पे देखिए 140 हो रहे हैं, दोनों का योगफल 140, तो 70 70 दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए चतुर्भुज BMNC, मतलब इस चतुर्भुज में फिर हमने बात किया, ठीक है, इन दोनों कोणों का वैल्यू हमने ज्ञात कर दिया। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों कोणों को हम लोग को ज्ञात करना था, BMN इस कोण और यहाँ पे CNM इन दोनों कोणों का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना था, है ना। तो B प्लस C इन दो कोणों का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके थे 140 अंश। तो यहाँ पे 140 अंश को इधर तो बराबर के इधर इन दोनों का वैल्यू रखेंगे, तो 140 अंश रहेगा, बराबर के धनात्मक, बराबर को इधर ऋणात्मक, इसीलिए हमने 360 में से 140 घटा दिया, तो 220 अंश निकल कर आ गया इन दोनों कोणों का वैल्यू, है ना, जो यहाँ पर BMN है और कोण CNM है, ठीक है। और बाकी इस पर हमने हल कर दिया। देखिए यहाँ पर एक समांतर यह रेखा है दोनों आपस में, तो यहाँ पर एक तिर्यक रेखा यदि प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश, ठीक है। तो वहीं से हम लोगों ने इसका भी वैल्यू ज्ञात कर लिया, जो यहाँ पर बन रहा था M पर, ठीक है, कोण CBM और प्लस कोण BMN इस दोनों कोणों का वैल्यू 180 अंश। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने 70 ज्ञात कर लिया था, बराबर की इधर प्लस में था, बराबर को इधर ऋणात्मक में भेज दिया, तो 110 अंश इसका वैल्यू निकल कर आ गया। और उसी तरह यहाँ पर 70 अंश था, तो 180 में से घटा दिया, तो यहाँ पर भी 110 अंश प्राप्त हो गया, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हमने हल कर दिया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।